हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। हम सरल रेखा में गति चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसमें जो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्थिति समय वक्र। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने त्वरण के बारे में पढ़ा था। एक समान त्वरण क्या होता है, परिवर्तित त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण क्या होता है, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। ये सारे टॉपिक हमने किए थे और इसके साथ साथ हमने उनके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम स्थिति समय वक्र के बारे में पढ़ेंगे, हम वेग समय वक्र के बारे में पढ़ेंगे, हम त्वरण समय वक्र के बारे में पढ़ेंगे। इन सारे वक्र के बारे में हमको आज के टॉपिक में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्थिति समय वक्र को पढ़ लेते हैं। स्थिति समय वक्र क्या है और किस किस तरह के वक्र हमको मिलते हैं और इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो स्थिति समय वक्र में देखो, सबसे पहले मैं वक्र आपके लिए बनाता हूं इस तरह का, जैसे x हो गया, ये t हो। ओके, अब देखो ये दो वक्र जरा मैं आपको कंपेयर करके एक साथ बता देता हूं। ये पहला वक्र है, पहला वक्र है तो आपको दिख रहा होगा जरा, इस अक्ष पे तो लगातार क्या होता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा और इस अक्ष पे क्या बढ़ती जाएगी, स्थिति बढ़ती जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि हम समय को तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन स्थिति बढ़ना व्यतीत होगा। तो अब समय को तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी ये वक्र आपको दिखा रहा है कि समय के साथ स्थिति कैसी है, उसकी फिक्स है, वो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे मैं खड़ा हुआ अभी, तो अगर आप किसी के सापेक्ष मेरी स्थिति को देखें तो अभी स्थिति वही है, थोड़ी देर के बाद ही वही स्थिति 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 है। यानी समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा तो इसका मतलब इस समय जो कण है वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। भाई गति करेगा तो स्थिति परिवर्तित होगी, तो इस समय जो कण है वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। और स्थिर अवस्था का मतलब उसका जो वेग आ रहा है वो वेग कितना आ रहा है, शून्य। ठीक है, तो समय के साथ में अगर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसका मतलब जो कण है वो स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था में कण होने का मतलब ये है कि उसका वेग कितना है, शून्य। दूसरा मैं कहूँ, अगर ऐसा वक्र आए, यानी स्थिति समय का वक्र एक सरल रेखा आए, तो आप जरा इस वक्र को देखें तो आप बोलेंगे कि भाई जैसे इस समय अंतराल की बात करें, इसमें ये स्थिति में परिवर्तन है, बिल्कुल इतने ही और समय अंतराल की बात करूंगा तो ऐसा कुछ परिवर्तन आएगा। यानी समान समय अंतराल में स्थिति में परिवर्तन कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। ये तो मतलब है अगर वक्र आपका एक सरल रेखा आता है तो समान समान समय अंतराल में स्थिति में परिवर्तन कैसा हो रहा है, समान हो रहा है। यानी वो एक समान चाल से या एक समान वेग से गति से, सरल रेखा में जा रहा है, एक ही रेखा में जा रहा है, तो चाल और वेग में कोई अंतर नहीं होगा जब तक दिशा परिवर्तित नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं इस कंडीशन में वो एक समान चाल से या एक समान वेग से गतिशील है। ओके, तो ये दो वक्र मैंने आपको बताए। पहला वक्र आपने देखा कि समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, तो ये कौन सी अवस्था को बताएगा, स्थिर अवस्था को, या इस कंडीशन में आप कह सकते हैं इसका वेग कितना होगा, शून्य होगा। फिर दूसरे वक्र में आपने देखा कि समान समय अंतराल में स्थिति में परिवर्तन कैसा हो रहा है, समान हो रहा है, तो उस कंडीशन में किसको बताएगा, एक समान वेग को बताएगा। तो ये दो वक्र हमने देखे, पहला वक्र हमारा स्थिर अवस्था का वक्र है और दूसरा वक्र हमारा एक समान वेग की अवस्था का वक्र है। ये दो वक्र मैंने आपको समझाए। अब जरा और वक्रों की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके, इन सारे वक्र को आप साथ के साथ समझते जाइए, नोट भी कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर से आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं
मैं स्टेप बाय स्टेप जो कॉम्पिटिटिव पर्पस से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ओपन करके अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोग समझिए। अब मैं 2 वक्र और बनाऊंगा। देखो, अब ये दोनों पहली बार आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वक्र सरल रेखा नहीं है। वक्र सरल रेखा नहीं है तो ये एक समान वेग तो है नहीं, ये हमारा या तो असमान या परवर्ती वेग हम लोग कहेंगे। अब असमान या परवर्ती वेग में 2 तरह का वेग हो सकता है, एक तो बढ़ता हुआ हो सकता है और एक घटता हुआ हो सकता है। अब आप जरा यहाँ इस वक्र को ढंग से देखें तो आप बोलोगे कि अगर मैं समान समय अंतराल लेके चलूँ, जैसे जितना समय अंतराल मैंने यहाँ लिया है उतना ही समय अंतराल मैं यहाँ ले लेता हूँ, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बिल्कुल समान समय अंतराल, जैसे हाँ ये हो जाएगी, ये हमने लिया। तो इस समय अंतराल में अगर इसकी में तय दूरी देखें तो देखो, स्थिति वाली अक्ष पे लंब डाला, स्थिति वाली अक्ष पे लंब डाला है, इतनी दूरी इसने तय की है। यहाँ से डाल के देगी, यहाँ से डाल के देगी, अब इसने इतनी दूरी तय की। तो ये देखो, समान समय अंतराल में तय की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी जैसे जैसे आप आगे जाते हैं समान समय अंतराल में स्थिति में परिवर्तन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तय की दूरी बढ़ती जाती है। मतलब क्या है, देखो कि पहले 1 सेकंड में ये 5 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में ये 10 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में ये 16 मीटर चला। तो इसका मतलब शुरू में जो इसका वेग था वो 5 मीटर प्रति सेकंड, अगली बार जो इसका वेग हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड, अगली बार जो इसका वेग हुआ 16 मीटर प्रति सेकंड। यानी समान समय अंतराल में अगर स्थिति में परिवर्तन बढ़ता जाए, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी लगातार क्या होती जाए, बढ़ती जाए, तो इसका मतलब क्या है, ये स्थिति हो रही है तो वेग लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब ये असमान या परिवर्ती वेग है, उसमें भी कैसा है, बढ़ता हुआ। ओके, जरा यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, जबकि उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे समान समय अंतराल में स्थिति में परिवर्तन कम होता जा रहा है। स्थिति में परिवर्तन कम होता जा रहा है, इसका मतलब तय की गई दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर वेग क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यानी दोनों ही आपके असमान या परिवर्ती वेग के आपके वक्र हो गए, लेकिन एक में कैसा है, बढ़ता हुआ वेग, और एक में घटता हुआ। यानी यहाँ पर क्या होगा, असमान या परिवर्ती वेग, लेकिन आप कहेंगे यहाँ पर वेग कैसा है, बढ़ता हुआ। ये भी क्या है, असमान या परिवर्ती वेग है, और ये कैसा है, घटता हुआ। तो देखो, मैंने आपको यहाँ भी 4 वक्र समझा दिए। तो पहला मैंने आपको वेग शून्य का बताया था, फिर एक समान वेग का बताया था। उसके बाद ये जो वक्र है इसमें ये असमान या परिवर्ती वेग का वक्र है, और जिसमें भी वेग कैसा है, हमारा बढ़ता हुआ है। ये भी असमान या परिवर्ती वेग का वक्र है, जिसमें वेग हमारा कैसा है, घटता हुआ है। तो ये तो हमने बढ़ते हुए वेग का वक्र बता दिया, और वो मैंने आपको घटते हुए वेग का वक्र बता दिया। अब अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि भाई इस वक्र की ढाल या वक्र की प्रवणता किसको बताती है, स्थिति व समय के मध्य खींचे गए वक्र की ढाल या वक्र की प्रवणता किसको बताती है। तो देखो, किसी वक्र की प्रवणता निकालने के लिए आप क्या करें, मैं भी आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा एक समान से चलते हैं, फिर आपको हम परिवर्ती की तरफ मूव करते हुए ले जाएंगे, और आपको बताएंगे कि भाई वक्र की ढाल या वक्र की प्रवणता के द्वारा हमको क्या बताया जाता है, क्या समझाया जाता है। देख,
जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये स्थिति हो गया, ये समय हो गया, और स्थिति समय के मध्य हमने वक्र खींचा, एक समान वेग वाला आ चुका है, आप समझ सकते हैं। ये कौन हो गया? थीटा। तो अगर मैं वक्र की ढाल या वक्र की प्रवणता की बात करूं तो ये होता है टेन थीटा। अगर आपको कोण दे रखा है तो सीधा आप टेन थीटा निकाल दीजिए। अगर कोण नहीं दे रखा तो आप क्या करेंगे, जो वाई एक्स की तरफ जो आपको राशि दे रखी है उसमें एक्स एक्स की तरफ राशि का भाग लगाएंगे, यानी डी एक्स अपॉन डी टी। समझ जाओ आराम से। प्रवणता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या तो टेन थीटा निकाल देंगे सीधा। वक्र की ढाल या वक्र की प्रवणता का मतलब क्या निकालना है? टेन थीटा। या वाई एक्स की तरफ जो राशि दे रखी है उसमें एक्स एक्स की तरफ जो राशि दे रखी है उसका भाग लाएंगे, टेन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब स्थिति में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये किसके बराबर होता है? वेग के। यानी स्थिति व समय के मध्य खींचे गए वक्र की ढाल या वक्र की प्रवणता कण के वेग को बताती है। और सिंपल सा है, स्थिति व समय के मध्य खींचे गए वक्र की ढाल या वक्र की जो प्रवणता होती है वो किसको बताती है? हमको वेग को बताती है। वेग को बताती है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अभी समझा देता हूं कि भाई इसके ऊपर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। दूसरा, उससे पहले आप जरा ये देख लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए, जैसे मैंने ये वक्र आपको बताया, बताओ भाई यहाँ वक्र की ढाल कितनी है। इस बिंदु पे आपसे वेग पूछा जाए, बताओ वेग कितना है। तो आप क्या करेंगे, जिस भी बिंदु पर आपसे वेग पूछा है उस पर आप एक स्पर्श रेखा बना देंगे। स्पर्श रेखा बना के आप कोण देख लीजिए। जैसे आपसे यहाँ पूछा गया है तो यहाँ आप स्पर्श रेखा बना लीजिए, स्पर्श रेखा बना के कोण निकाल दीजिए। ठीक है। जिस भी बिंदु पर आपसे वेग पूछा है उस पर आप क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचें। स्पर्श रेखा खींचने के बाद आप देख लो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है। ऐसे ही आपने यहाँ देख लिया, स्पर्श रेखा खींच ली, फिर आपने देख लिया एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, तो इससे वक्र की ढाल आ जाएगी। कोई भी बिंदु हो, कैसा भी बिंदु हो, आपको उस पर क्या खींचनी है? स्पर्श रेखा खींचनी है। और स्पर्श रेखा खींचने के बाद आपको एक्स अक्ष से कोण देखना है, और कोण देखने के बाद आप टेन थीटा निकाल दीजिए, और जो टेन थीटा है वही क्या हो जाएगा? वक्र की ढाल या वक्र की प्रवणता, या इस केस में वो हो जाएगा कण का वेग। बहुत सिंपल सा है, देख लीजिए। आपको ये क्लियर करके मैंने बता दिया है कि जो आपको क्या करना है, केवल यहाँ पर टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जिस भी बिंदु पर आपको कण का वेग निकालना है या जिस भी बिंदु पर आपको वक्र की प्रवणता निकालनी है उस पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा खींचने के बाद आप उसका एक्स अक्ष से कोण देखेंगे, और कोण देखने के बाद आप टेन थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे, वही हो जाएगी वक्र की प्रवणता। ओके। अब जरा मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोग उसे बताएंगे उसका सॉल्यूशन क्या होगा, और जब सॉल्यूशन आ जाएगा तब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, यानी हम वेग समय वक्र की तरफ मूव कर जाएंगे। स्थिति समय वक्र हमारा कंप्लीट हो जाए। ये एक्स और टी के मध्य वक्र है, स्थिति और समय के मध्य वक्र है। दो वक्र बना रहा हूँ, एक वक्र ये हो गया, एक वक्र ये हो गया। ये किसी कण ए के लिए है, ये किसी कण बी के लिए। ठीक है। ये तो कण ए के लिए वक्र है, ये कण बी के लिए वक्र है। कण ए के लिए जो मैं एंगल दे रहा हूँ 30 डिग्री दे रहा हूँ, कण बी के लिए जो मैं एंगल दे रहा हूँ 60 डिग्री दे रहा हूँ। ओके। आपसे मैं पूछ रहा हूँ वी बी अपॉन वी ए बताइए, क्वेश्चन है मेरा। यानी आपको क्या करना है, कण बी के वेग और कण ए के वेग का अनुपात बताना है, दोनों का अनुपात बताना है। वी बी अपॉन वी ए हमारे पास क्या, दोबारा देख लें, क्या बताना है? वी बी अपॉन वी, यानी कण बी के वेग और कण ए के वेग का अनुपात बताना है। तो ये मैंने दोनों वक्र दे रखे हैं, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वक्र की जो प्रवणता है, वक्र की जो प्रवणता है वो कण के वेग को बताती है। तो प्रवणता कण के वेग को बताती है, तो जरा देख लेते हैं यहाँ पर। इसका मतलब
अगर मैं वी बी अपॉन वी ए निकालना चाहूँ तो मुझे इनकी प्रवणताओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। यहाँ कोण कितने डिग्री का आ रहा है बी वक्र के लिए, देखो कण बी का जो वक्र आ रहा है स्थिति समय वक्र, उसके लिए मैंने कोण या कितने डिग्री बता रखा है 60 डिग्री, तो यानी tan 60 डिग्री। और कण ए के लिए जो वक्र आ रहा है उसको कोण मैंने कितने डिग्री बता रखा है 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री। ये तो आया वी बी अपॉन वी ए बराबर tan 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वी बी अपॉन वी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, tan 60 की वैल्यू आप सबको मालूम है √3 होती है, ये होती है ना भाई। sin 60 अपॉन cos 60 करते हैं, याद होगा आपको, sin 60 √3 अपॉन 2, cos 60 बताइए 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारा ये है। और tan 30 की वैल्यू आती है 1 अपॉन √3 ऊपर चला जाएगा यानी 3, तो यानी वी बी अपॉन वी आप बताना चाहें तो कितना आएगा 3 आएगा। और अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालना चाहें, अनुपात निकालना चाहें तो 3:1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि कोई विशेष बात नहीं थी। मैंने आपको दो वक्र दिए हैं, स्थिति समय वक्र दिए हैं, एक तो कण ए के लिए और एक कण बी के लिए, और मैंने आपको बता भी रखा है कि भाई इनके लिए एंगल कितना है, कोण कितना है। और फिर मैंने आपसे वी बी अपॉन वी ए के बारे में पूछा है, तो आपने पढ़ा है कि जो वक्र की प्रवणता है वो हमको किसके बारे में बताती है, वेग के बारे में बताती है। तो मैंने दोनों की प्रवणताओं का अनुपात निकाल लिया। यहाँ आया वी बी अपॉन वी ए, तो tan 60 अपॉन tan 30, तो वी बी अपॉन वी ए tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। तो वी बी अपॉन वी ए आप बोलेंगे तो 3 आएगा, और वी बी अनुपात वी ए बोलेंगे, दोनों का रेशियो अगर निकालना चाहेंगे तो रेशियो विल बी 3:1 यानी 3:1। तो ये हमारे स्थिति समय वक्र कंप्लीट हो गए जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें जरा एक और कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको। आपसे पूछा जाएगा क्या ये वक्र संभव हैं। आपको कुछ वक्र दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा क्या ये वक्र संभव हैं या नहीं है, तब आपको बताना है यस और नो। कैसा, जरा देखना इधर। देखो, ये दो वक्र मैंने आपको बताया और आपसे पूछा क्या ये वक्र संभव है, क्या ये वक्र संभव है, क्या ये वक्र संभव है। तो अपने को देखना है, इसकी गति को एनालिसिस करके देखना है, इसका गति का विश्लेषण करके देखना है, सोचना है कि ये किस तरह की गति को बता रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैं आपसे इस वक्र के बारे में बात करता हूँ, वी विल डिस्कस अबाउट दिस कर्व। तो इस वक्र में देखो, जैसे मैंने इस समय पर बात की, इस समय पर मैं देखना चाहता हूं कण कहां पर है। तो अगर आपको स्थिति देखनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से इन दोनों जगह पे लंब डालें। अब इस की संगत स्थिति एक तो यहां पर आ गई और इसके संगत एक स्थिति यहां पर आ गई। भाई देखो, टाइम एक ही है, एक टाइम पर आप कह रहे हैं कण यहां पर है और उसी टाइम पर कण यहां पर है, यानी एक ही समय पर कण की कितनी स्थिति बताई जा रही है, दो स्थितियां बताई जा रही, देख सकते हैं, यहां दे दिया, यहां भी दे दिया। एक ही समय पर कण की कितनी स्थिति बता दी, दो स्थितियां। यानी जैसे मैं आपको इस पर्टिकुलर टाइम पर वीडियो लेक्चर भी दे रहा हूं, फिर आप तो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं क्या एक ही समय पर आप अपने घर पर भी और अपने क्लासरूम में भी, यानी क्लासरूम व्हाटएवर, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या आप कहीं स्कूल जाते हैं, व्हाटएवर आप जहाँ भी जाते हैं, विच एवर द प्लेस, आप जिस भी जगह पर जाते हैं, जैसे आपसे मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक ही समय पर आप अपने घर पर भी और मार्केट में भी हो सकते हैं, क्या नहीं है भैया पॉसिबल। एक ही समय पर क्या मैं यहाँ वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ और क्या किसी कोचिंग में ऑफलाइन क्लास भी ले सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि एक जगह पर किसी कण की एक ही समय पर किसी कण की एक साथ दो स्थितियां संभव नहीं हैं। तो इस वक्र में देखा हमने कि वक्र संभव है या नहीं, उसको एनालाइज करके हमने देखा कि एक ही समय पर कण की दो स्थितियां आ रही हैं। तो हमारा आंसर होगा ये वक्र संभव नहीं है। अब संभव क्यों नहीं है, तो इसका रीजन मैं लिख रहा हूं। एक ही समय पर कण की दो स्थितियां होना संभव नहीं है। यानी अगर मैं एक ही समय पर किसी कण की दो स्थितियां करना चाहता हूं तो संभव नहीं है। अब जरा इसमें देखें, अब इसमें तो दो स्थितियां होंगी भाई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो बोलो सर कैसे? देखो, अगर मैं जैसे समय वक्र की बात करूं, ये रहा समय सब, इस समय पर अगर मैं स्थिति देखना चाहूं तो देखो ये स्थिति वाले वक्र को दो जगह काट रहा है। तो एक ही समय पर कण की दो स्थितियां। दूसरा और देखो, और भी ज्यादा इसने ज्ञान लगा दिया। पहले ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो समय वक्र पे इधर जा रहे हो, समय बढ़ रहा है। फिर ये ऐसे लौटा और दिया है, यानी फिर समय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और समय कभी कम होता है क्या, कि पता चला कि भैया अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी बज रहे हैं 1:30, फिर थोड़ी देर बाद 1:25, थोड़ी देर के बाद 1:15। ये तो होता नहीं भाई, समय कभी दोबारा नहीं लौट के आता। समय जो निकलता जाता है आगे, निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। तो ये तो क्या कर रहा है, समय बढ़ा दिया, फिर समय को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पीछे की तरफ आ रहे हैं, देखो वक्र में, पहले आप वक्र में ऐसे गए, यानी समय अक्ष पे यहाँ आए, फिर आप ऐसे आ रहे हैं, यानी समय अक्ष पर यहाँ आ रहे हैं। तो यानी यहाँ तो दो दो काम हो गए। एक तो क्या है, एक ही समय पर कण की दो स्थितियां भी आ रही हैं, और दूसरा समय के मान में कभी भी कमी नहीं होती। समय हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और इसने क्या कर दिया, भैया ने तो टाइम को कम कर दिया। तो यह वक्र भी संभव नहीं है। ठीक है, आंसर वही है, एक ही समय पर दो स्थितियां, और दूसरा समय के मान में कभी भी कमी नहीं होती। तो यहाँ दो प्रॉब्लम हमारे साथ हो गई इस वाले वक्र में। एक तो एक ही समय पर इसने कण की दो स्थितियों को बताया है, और एक ही समय पर कण की दो स्थितियों के साथ साथ इसने समय को भी क्या कर दिया है, कम कर दिया है। इसलिए ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ओके, तो अगर आपको किसी वक्र में ऐसा लगे, किसी भी वक्र में ऐसा लगे कि एक ही समय पर कण की दो दो स्थितियां बताई गई हैं, या आपको ऐसा लगे कि समय को कम कर दिया गया है, या सपोज करो आपको दूरी और समय के मध्य वक्र खींचा है, दूरी समय, सुनना, स्थिति समय नहीं कह रहा मैं, और दूरी का मान ऋणात्मक कर दिया, तो वो भी कभी भी समय संभव नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने आपको दूरी और समय के मध्य वक्र दिया है, और उसको मैं नेगेटिव वाले फेज में लेके जा रहा हूँ, माइनस वाले फेज में लेके जा रहा हूँ, तो वो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ओके, तो ये हमने स्थिति समय वक्र के बारे में पढ़ा। स्थिति समय वक्र से हम वेग को कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कि कौन कौन से वक्र संभव हैं और कौन कौन से वक्र संभव नहीं हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया कि उसका सॉल्यूशन आप किस तरह से करें। अब इसके बाद जो अगला वक्र हम लोग पढ़ेंगे, वो अगला वक्र हमारा होगा वेग समय वक्र। ओके, तो अब जरा हम लोग बात करेंगे किसकी, वेग समय वक्र की बात करेंगे कि वेग समय वक्र हमको क्या बताता है, इससे हमको क्या पता लग सकता है, और वेग समय वक्र आप किस प्रकार का बना सकते हैं। तो पहले हमने स्थिति समय वक्र देखा, और अब हम देखेंगे वेग समय वक्र। अब क्योंकि मैंने आपको वक्र पहले बता दिया तो आप खुद ही समझ जाओगे। ये रहा वेग, ये समय, ये रहा वेग, ये रहा समय। तो अभी आपको जैसे एक तो वक्र हम ऐसा बना लेते हैं और एक वक्र हम ऐसा बना लेते हैं। अब जरा इस वक्र को आप ढंग से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि समय तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेग ना तो ऊपर जा रहा, ना भैया वेग वाली वैल्यू नीचे जा रही। यानी समय तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेग बिल्कुल फिक्स है, जहाँ है वैसा का वैसा ही है। वेग के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यानी ये कैसा हो जाएगा, एक समान वेग। और जब एक समान वेग होता है
तो आपका त्वरण कितना होता है? 0। ओके, तो ये जो वक्र है वो किसका हो गया? एक समान वेग का हो गया। इस समय त्वरण कितना होगा? 0। दिख रहा होगा आपको, पहले ही आपको इस वीडियो लेक्चर में ऐसा वक्र बता दिया गया है, उसी को हमने यहाँ कंटिन्यू किया है। तो एक समान वेग का वक्र है, जबकि त्वरण कितना होगा? 0। यहाँ देखो, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वेग भी एक समान रूप से क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। भाई जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तो वेग भी एक समान रूप से क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है, यानी समान समय अंतराल में वेग में एक समान वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब वेग में वृद्धि का होना त्वरण, और जब एक समान वृद्धि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण। तो देखिए, ये हमने दो वक्र अभी देखे। एक तो किसका है? एक समान वेग का है। आपने देखा कि आप समय बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वेग के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो एक समान वेग का वक्र है। और जब वेग एक समान होता है तो त्वरण कितना होता है? 0 होता है। दूसरा, आप लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि समय के साथ वेग में एक समान रूप से वृद्धि हो रही है, और जब समय के साथ वेग में एक समान रूप से वृद्धि हो रही है तो ये वक्र किसका हो जाएगा? एक समान त्वरण का वक्र हो जाएगा। ओके, तो इधर जो लेफ्ट वाला वक्र है वो आपके एक समान वेग का वक्र हो गया। जब एक समान वेग है तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और राइट की तरफ जो वक्र है वो एक समान त्वरण का वक्र हो गया, यानी त्वरण एक समान है, वेग के मान में एक समान रूप से वृद्धि हो रही है। समान समय अंतराल में वेग में होने वाली वृद्धि कैसी है? समान है। अब जरा हम अगले वक्रों की तरफ जाते हैं, वेग के कैसे होंगे। तो अगले वक्र की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेग व समय के मध्य हमारे वक्र चल रहे हैं। अगले दो वक्र जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस तरह के होंगे। देखो, एक वक्र ऐसा हो गया, देखो, और एक वक्र ऐसा हो गया। जैसा मैंने आपको स्थिति समय के लिए बनाए थे, आपको याद होगा। तो अगर आप इस वक्र को देखें तो वेग बढ़ रहा है, लेकिन अब जरा देखना कि समान समय अंतराल में वेग में जो परिवर्तन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी ये कैसा है? असमान या परिवर्ती त्वरण का वक्र है। जैसा मामा ने आपको बताया था, तो ये किसका है? परिवर्ती त्वरण का वक्र है। और परिवर्ती त्वरण में भी ये त्वरण कैसा है? बढ़ता हुआ, ये त्वरण बढ़ रहा है। जैसे पहले सपोज करो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, फिर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो त्वरण लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये भी कैसा है? परिवर्ती त्वरण का वक्र है। लेकिन यहां त्वरण कैसा है? घटता हुआ है। यानी जैसे सपोज करो पहले 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, फिर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा, फिर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा, फिर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हो जाएगा। तो ये दोनों ही क्या है? असमान या परिवर्ती त्वरण के वक्र है। इसमें कैसा है? बढ़ता हुआ, और इसमें कैसा है? घटता हुआ। अच्छा, किसी वक्र के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो वक्र की प्रवणता या वक्र की ढाल, और दूसरा आ जाता है वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल। अब जैसे हम यहां बात करें कि इस वक्र की प्रवणता या वक्र की ढाल क्या बताती है? ये बताती है इसकी प्रवणता, जिसको हम क्या कहते हैं? tan थीटा भी कहते हैं। ये dv अपॉन dt को बताती है, और dv अपॉन dt क्या होता है? a यानी त्वरण। तो वेग व समय के मध्य खींचे गए वक्र की जो प्रवणता है या वक्र की जो ढाल है वो किसको बताती है? त्वरण को बताती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं इस वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल, हम किसकी बात करेंगे? इस वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसको बताएगा? जैसे मैंने प्रवणता के लिए क्या कहा कि इस राशि को इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो dv अपॉन dt। क्षेत्रफल के लिए आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी v इंटू dt, वेग इंटू समय अंतराल। और वेग इंटू समय अंतराल किसके बराबर होता है? विस्थापन। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो है कि अगर आप वेग और समय के मध्य वक्र खींचते हैं तो वेग और समय के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता या वक्र की ढाल किसको बताती है? त्वरण को बताती है। और इस वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल किसको बताता है? विस्थापन। इंपॉर्टेंट हो गया।
वक्र की प्रवणता या वक्र की ढाल किसको बताएगी? त्वरण को बताएगी। और इस वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल किसको बताएगा? विस्थापन को बताएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, अब मैं बताऊंगा कि वक्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेगा। ढाल वाला क्वेश्चन तो जब हमने स्थिति समय वक्र किया था उसमें अपन लोगों ने कर लिया कि ढाल में हमने VA/VB निकाला था, tan थीटा निकाला था, आपको याद होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो लेक्चर में हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपसे। मैं वेग और समय के मध्य वक्र बना रहा हूं। इट इज अ कर्व बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ऐसा कुछ वक्र मुझे मिला। ओके, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। टाइम जो आगे बढ़ रहा है वो सेकंड में आगे बढ़ रहा है, और जो वेलोसिटी में बताऊंगा वो मीटर पर सेकंड में बताऊंगा। आराम से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूं आपके लिए। हालांकि बहुत इजी है पर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने ये कह दिया। यहाँ देखो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड और यहाँ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकंड और बिल्कुल स्ट्रेट इसके सामने है -2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये किसके हो गया? आपके समय के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फोन चलता रहेगा। ऊपर की तरफ आपका जो वेग है वो प्लस का रहेगा 1, 2, और नीचे की तरफ किसका रहेगा? माइनस का। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वेग और समय का मध्य वक्र आपको दिया है, तो आपको बतानी है तय की गई दूरी और विस्थापन। ठीक है, तो ये वेग समय वक्र मैंने आपको आपके सामने दे दिया है। आपको क्या बतानी है? तय की गई दूरी आपको बतानी है और विस्थापन आपको बताना है। कंसेप्ट हमको पता है कि वेग और समय के मध्य जब वक्र खींचा जाता है, जब वेग और समय के मध्य वक्र खींचा जाता है, तो जो वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल है वो विस्थापन को बताता है। दूरी क्या है? दूरी होता है तय किए गए पथ की लंबाई। हम एक चीज जानते हैं कि दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम दूरी की बात कर लेते देखो, और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? विस्थापन की बात करेंगे। देखो, अगर आप वेग और समय के मध्य वक्र खींचते हैं और वक्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल की बात करूं तो आप देखेंगे कि भाई एक तो ये वर्गाकार क्षेत्र आपको दे रखा है और ये त्रिभुजाकार क्षेत्र आपको दे रखा है। तो यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा, एक तो मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और एक मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे मैं आपसे बात कर लेता हूं। दूरी होगा वर्ग का क्षेत्रफल, कोई नाम दे तो नाम दे सकते हैं हम, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि दूरी सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। दूरी निकालें तब इनको जोड़ते जाएं। विस्थापन निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि आप नेगेटिव फेज में जा चुके हैं। दिख रहा होगा ना, -2 आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब दूरी और विस्थापन का जब क्वेश्चन आता है तो ये चीज आपको याद रखनी है कि दूरी आपको हमेशा क्या करती जानी है? प्लस ही करते जानी है। आप सबके क्षेत्रफल को जोड़ते जाएंगे। जबकि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, तो इसको प्लस में रखेंगे, और क्योंकि ये लोअर हाफ में जा चुका है तो इसको किस में रखेंगे? माइनस। ओके, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, इस भुजा की लंबाई 2, इसकी भी 2, तो भुजा गुणा भुजा होता है 2 × 2 प्लस त्रिभुज 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कहाँ है? 2 से 4 के बीच में। 2 और 4 का अंतर निकालेंगे तो कितना है? 2 × ऊंचाई। ऊंचाई ये हो गई। ये -2 क्यों दे रखा है? क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ चुका है। जैसे अगर मैं इसको x कहूं तो इस तरफ -x होता है, इसको y कहूं तो इधर -y होता है। लेकिन दूरी आप जानते हैं कि कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, और दूरी ऋणात्मक नहीं होती तो ये वैल्यू मुझे सीधी रखनी पड़ेगी 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 × 2 कितना हो गया? 4 + 2 यानी 6 मीटर। याद रखें, दूरी निकालने के लिए सबको आप ऐड करते जाएंगे, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती।
लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो विस्थापन के लिए जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं वो वैल्यू अगर आपने पॉजिटिव ली है तो नीचे की तरफ वैल्यू हम कैसी लेंगे, नेगेटिव। तो इसके अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल धनात्मक होगा वर्ग के, और त्रिभुज के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल कैसा होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम यही होगा, 2 गुणा 2 माइनस 1/2 गुणा 2 गुणा 2, 2 से 2 गया तो 4 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। इसी से आपने दूरी भी निकाल लिया, इसी से आपने विस्थापन भी निकाल लिया। इंपॉर्टेंट क्या था जो मैंने आपसे कहा था, आपको याद रखना है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। जब दूरी ऋणात्मक नहीं होगी तो मैंने इसके क्षेत्रफल अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को और इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल को प्लस कर दिया। विस्थापन क्योंकि सदिश राशि है, धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, तो विस्थापन निकालने के लिए मैंने इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो दूरी कितनी आई, 6 मीटर, और विस्थापन कितना आया, 2 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक जो क्वेश्चन हमने प्रवणता वाला किया था वो मैंने स्थिति समय वक्र के क्षेत्रफल में आपको बता दिया, स्थिति समय वक्र में मैं आपको बता दिया था। और दूसरा हमने ये वेग समय वक्र में देख लिया, अगर प्रवणता पूछी जाए तो आपको मालूम है tan थीटा आपको निकालना है, स्पर्श रेखा खींचेंगे और क्षैतिज से कोण देखते हुए आप वहां पर क्या बता देंगे, tan थीटा बता दें। अब यहाँ ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल की बात कर ली। अब थोड़ा मैं आपको त्वरण समय वक्र का क्षेत्रफल भी बता देता हूँ, त्वरणवाद समय के मध्य वक्र हम लोग देख लेते हैं कि त्वरण समय वक्र हमको क्या बताएगा। ओके, तो त्वरण समय वक्र, सबसे पहले वक्र की हम बात करें, देखो ए और टी। अब ये त्वरण कैसा है, एक समान, यानी आप देख सकते हैं त्वरण के मान में ना तो कोई वृद्धि हो रही है ना कोई कमी हो रही है, तो इसे आप क्या बताएंगे, एक समान त्वरण। ठीक है, ये क्या होगा, देखो अगर आप ऐसा वक्र बना दे तो त्वरण में क्या हो रही है, वृद्धि, लेकिन कैसी हो रही है, एक समान रूप से। आप देख सकते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे त्वरण भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यानी एक समान रूप से बढ़ता हुआ त्वरण हो जाए। ये कैसा त्वरण है आपका, एक समान त्वरण, यानी त्वरण के मान में ना वृद्धि हो रही है ना कमी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ कि त्वरण का मान 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ कैसा है कि भाई जैसे पहले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, फिर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक समान रूप से लगातार वृद्धि होती जा रही। तो ये तो कैसा हो गया आपका, एक समान त्वरण हो गया। ये कैसा है आपका, एक समान रूप से त्वरण के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, त्वरण के मान में एक समान रूप से कमी, लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो ये तो क्या है, एक समान रूप से वृद्धि हो रही है त्वरण के मान में, और ये क्या हो रही है, त्वरण के मान में एक समान रूप से कमी। तो हमने 3 वक्र देखे, यहाँ पर आपने देखा त्वरण कैसा है, एक समान, ना ही उसके मान में वृद्धि हो रही है ना ही उसके मान में कमी हो रही है। यहाँ देखा आपने त्वरण एक समान रूप से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ त्वरण का मान एक समान रूप से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका, एक समान त्वरण, यानी ना वृद्धि ना कमी। यहाँ त्वरण में एक समान रूप से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और यहाँ त्वरण के मान में एक समान रूप से क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ये हमने देखे त्वरण और समय के वक्र। आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई त्वरण व समय के मध्य खींचे गए वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या बताएगा। मैंने कहा था क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इन राशियों का गुणा कर देंगे, प्रवणता निकालने के लिए अपॉन और क्षेत्रफल के लिए गुणा। तो क्षेत्रफल बताएगा a इंटू डी टी को। अब ये a इंटू डी टी क्या होता है, आपको इन्हें बताया था त्वरण a बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt बताया था। तो इससे अगर आप dv निकालना चाहेंगे तो dv बराबर कितना हो जाएगा, a इंटू डी टी। भाई त्वरण a बराबर कितना हो जाता है, dv अपॉन dt। तो अगर dv निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू डी टी। तो आपसे पूछा जाए कि त्वरण और समय के मध्य खींचे गए वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल किसको बताएगा, a इंटू डी टी को, और a इंटू डी टी किसके बराबर होता है, dv, dv यानी वेग में परिवर्तन। तो आपसे पूछा जाए
त्वरण व समय के मध्य खींचे गए वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल किसको बताता है? तो आपका आंसर क्या होगा? वेग में परिवर्तन को बताता। बहुत सिंपल सा है, प्रवणता के लिए अपॉन और क्षेत्रफल के लिए गुणा। तो क्षेत्रफल के लिए आपने कहा कि भाई इन दोनों का गुणा, तो आपने कहा a इंटू डी टी को बताएगा। a इंटू डी टी क्या होता है? इसको निकालने के लिए आपने देखा a बराबर dv अपॉन dt होता है। तो अगर आप dv निकालना चाहेंगे तो a इंटू डी टी आ जाएगा। a यानी त्वरण और dt यानी समय अंतराल। तो यानी a इंटू डी टी किसको बताएगा? dv को बताएगा। और dv क्या होता है? वेग में परिवर्तन। यानी त्वरण व समय के मध्य खींचे गए वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन को बताता है। ओके, तो ये मैंने आपको वक्र बता दिए, स्थिति समय, वेग समय और त्वरण समय। त्वरण का आपको याद होगा, त्वरण a बराबर आप लोगों ने क्या बताया था? dv अपॉन dt। भाई त्वरण a बराबर क्या होता है? dv अपॉन dt। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, जरा देखना अच्छी तरह से समझना। a बराबर लिख रहा है dv अपॉन dt। अब मैं क्या कर रहा हूं? dx से इसका गुणा कर रहा हूं और dx से ही इसमें भाग लगा रहा हूं। जब मैं ऐसा करूंगा तो जरा इस राशि को देखिए, ये आपके सामने लिखा आ गया dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt आप जानते हैं वेग के बराबर होता है, तो इसके हम v लिख देंगे। v के बाद क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx। तो त्वरण का एक सूत्र ये भी हो सकता है, a बराबर dv अपॉन dt। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया तो हमने dx से गुणा कर दिया, dx से भाग लगा दिया। यहाँ dx अपॉन dt आप लोगों ने देखा वेग के बराबर है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? dv, और यहाँ क्या लिखा है? dx। सिंपल सा है, a बराबर dv अपॉन dt, dx से गुणा किया, dx से भाग लगा दिया, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt किसके बराबर होता है? वेग के। फिर क्या बचा? dv और dx। तो एक सूत्र इसका क्या हो जाएगा? a बराबर v dv अपॉन dx। और एक सूत्र बता देता हूं त्वरण का, a बराबर dv अपॉन dt। तो d अपॉन dt जो वेग होता है वो dx अपॉन dt होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो ये त्वरण के जो सूत्र बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा स्थिति समय वक्र के बारे में, वेग समय वक्र के बारे में, त्वरण समय वक्र के बारे में, और वक्र पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो भी हमने इसमें सॉल्व किए। इसके अलावा मैंने आपको त्वरण के कुछ सूत्र भी आपको बताए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।